नमस्कार। गांधी कथा का ये जो दूसरा हिस्सा है वो मुझे अपने पेज से करना पड़ रहा है। दरअसल बुद्ध से कबीर तक जो पेज है, पेज तो क्या है मतलब जो संगठन है, उस संगठन ने मुझे गांधी कथा कहने की जिम्मेदारी दी थी। और मैंने पहला लाइव उनके पेज से ही किया था, लेकिन आज लगता है कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं कई बार कोशिश कर चुका, लेकिन उनके पेज से लाइव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो लाइव है मैं अपनी वॉल से कर रहा हूँ। आप इसको अभी शेयरिंग के बाद बुद्ध से कबीर तक पेज से भी देख पाएंगे। तो पहली बार मैंने आपको बताया कि पहली बार जो बुद्ध से कबीर तक पेज पर मैंने गांधी कथा लाइव किया था, उसमें मैंने स्वागत मतलब जो गांधी की आरंभिक ज़िंदगी है, गांधी का बचपन है और उनके अफ्रीका जाने का किस्सा और इन सारी चीज़ों पे बात की थी। और ये बात की थी कि गांधी एक आम आदमी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हूं, जैसे आप लोग हैं, जैसे बाकी सारे लोग हैं। तो एक आम आदमी के मोहनदास करमचंद गांधी में बदलने की कहानी है गांधी कथा। इस बार मैं अफ्रीका में उनके कुछ प्रयोगों के बारे में बात करूंगा, खास तौर पे अहिंसा के जो उनके प्रयोग जो शुरू होते हैं अफ्रीका में, उन पर बात करूंगा। और आप जानते हैं आदमी चाहे भला हो चाहे बुरा, दुश्मन तो उसके होते ही हैं। दरअसल भले लोगों के दुश्मन कई बार ज़्यादा होते हैं। तो सारी जिंदगी गांधी के ऊपर केवल शाब्दिक हमले ही नहीं होते रहे, गांधी के ऊपर हथियारों से भी हमले होते रहे, गांधी की हत्याओं की भी कोशिश होती रही। इनमें से कुछ अफ्रीका में हुई थी, कुछ हिंदुस्तान लौट के हुई थी। तो आज जो अफ्रीका में उनके साथ हिंसा की कोशिशें हुई थी, जिनका उन्होंने जिस तरह से सामना किया था, इन सारी चीज़ों पे बात करते हुए आज की गांधी कथा में हिंदुस्तान लौटने के पहले तक के गांधी होंगे और अहिंसा के उनके प्रयोग होंगे। तो दोस्तों, जब मैं गांधी की अहिंसा की बात करता हूं तो मुझे उनका एक कथन हमेशा याद आता है। जिन लोगों ने मेरी किताब पढ़ी होगी, उसने गांधी को क्यों मारा, उनकी स्मृति में शायद ये कथन होगा। गांधी कहते हैं कि जिस तरह हिंसा की विचारधारा में भरोसा रखने वालों को आर्ट ऑफ किलिंग सीखनी होती है, मारने की कला सीखनी होती है, वैसे ही अहिंसा में भरोसा रखने वालों को आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी होती है, जीने की कला सीखनी होती है। गांधी कह रहे हैं कि जो हत्यारा होता है उसे मारना सीखना होता है, लेकिन जो अहिंसा में भरोसा करता है उसे मरना सीखना होता है, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना होता है। अब ये आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? गांधी कहते हैं कि मरने की कला जीने की कला के स्वाभाविक परिणाम के रूप में आती है। द आर्ट ऑफ लिविंग कम्स एज अ कोरोलरी ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिंदगी को आप तभी खुलकर जी पाते हैं, जिंदगी को आप तभी निर्भय होकर जी पाते हैं, जिंदगी को तभी आप पूरी तरह से डूब कर जी पाते हैं जब मरने का डर छोड़ देते हैं। गांधी अपनी पूरी जिंदगी में अगर किसी एक चीज से कभी नहीं डरे तो वो थी मौत। अपनी बातें कहीं, तन के कहीं, दम से कहीं, और कभी भी ये फिक्र नहीं की कि इसके बदले मुझे जान देनी पड़ सकती है, इसके बदले कोई मेरी जान ले सकता है। तो दोस्तों, पहला हमला जो उनके ऊपर हुआ वो जनवरी 1897 में हुआ। क्यों हुआ? दरअसल अफ्रीका में जब उन्होंने हिंदुस्तानियों के और एशियाइयों के संघर्ष के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया, तो एक वक्त के बाद उन्हें ज़रूरत यह महसूस हुई कि हिंदुस्तान में जो लोग एक्टिव हैं उन लोगों से समर्थन लिया जाए। और हिंदुस्तान लौटना भी था, तो वो हिंदुस्तान लौट कर आए। यहां पर जब लौट के आए, तमाम सारे लोगों से मिले। एक किस्सा बड़ा मजेदार सुना दो हिंदुस्तान के माहौल पे, शायद आप लोगों को मजा आएगा। गांधी पुणे गए, और पुणे गए तो पुणे में दो बड़े नेता थे, आप जानते हैं, एक गोखले साहब और एक तिलक साहब। और गोखले जो हैं वो अफ्रीका जा चुके थे, गांधी के आश्रम में रुक चुके थे, तो गोखले को अच्छी तरह से गांधी जानते थे, गोखले गांधी को जानते थे, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तिलक से मिलने गए और तिलक से उन्होंने कहा, तिलक उस समय सबसे बड़े नेता थे, कांग्रेस के भी सबसे बड़े नेता थे।
तो तिलक से मिलने गए और कहा कि हम चाहते हैं कि पुणे में एक सभा हो जिसमें अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी परेशान हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर मैं अपनी बात रखूं और यहाँ के लोगों का समर्थन हासिल कर सकूं। तो तिलक ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बोले मैं चाह रहा था कि आप अध्यक्षता करें इसकी। तो तिलक ने कहा कि देखो, मैं अध्यक्षता करूंगा तो गोखले की टीम से कोई आदमी नहीं आएगा, और अगर गोखले अध्यक्षता करेंगे तो हमारी टीम से कोई नहीं जाएगा। तो अच्छी बात यह होगी कि हम दोनों के अलावा किसी और से अध्यक्षता कराओ ताकि सभी लोग आ सके। ये बस एक किस्सा, कभी आगे बात होगी, अगर पुणे पर बात होगी तो मैं और डिटेल में बताऊंगा कि इसकी जड़ में क्या था, बताना ही पड़ेगा। खैर, तो ये सारा कुछ करके यहाँ से सारा कुछ समर्थन वगैरह जुटा के और लगभग 60-70-80 लोगों को लेकर गांधी जो है, उस समय पानी की जहाज ही होती थी, हवाई जहाज तो होती नहीं थी इतनी। तो ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि क्या नेहरू और उनके ख़ानदान के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। वो लोग भूल जाते हैं कि अगर पेरिस धुलने पानी की जहाज से कपड़े जाते तो महीनों उनको वापस आने में लग जाता। खैर, वो सब किस्सा फिर कभी फिर कहीं। तो साहब ये लौट रहे थे। उस समय हिंदुस्तान में प्लेग फैला हुआ था, और वहाँ पर जो गांधी के विरोधी थे, खास तौर पर जो नस्लभेदी लोग थे, उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि गांधी साजिशन अपने साथ प्लेग के रोगियों को लेके आ रहा है ताकि अफ्रीका में प्लेग फैलाया जा सके। गांधी को कुछ नहीं पता। गांधी तो आराम से अपना पानी की जहाज से जा रहे हैं। पानी की जहाज, दिसंबर का महीना था, जाड़े का वक्त, जब अफ्रीका में तट से लगी तो पता चला कि सैकड़ों लोग जो हैं वो गांधी की लिंचिंग के लिए तैयार बैठे हैं। सैकड़ों लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि गांधी और उनकी टीम अगर बाहर आएगी, गांधी और उनके साथ के लोग हैं तो उनको पीट पीट के मार डाला जाएगा। गांधी क्वारंटीन हो गए। पहले तो कहा गया कि चूंकि ये लोग प्लेग ग्रसित इलाके से, अब तो क्वारंटीन शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, तो पहले कहा गया कि क्वारंटीन कर दिया जाए, 15-20 दिन इनको क्वारंटीन कर दिया जाए। तो गांधी राजी हो गए कि ठीक है भाई, एक रोगग्रस्त इलाके से हम आ रहे हैं तो क्वारंटीन हो जाते हैं। जिस समय क्वारंटीन चल रहा था, उसी समय जो जहाज का कैप्टन था, उसने एक पार्टी दी गांधी के सम्मान में और गांधी से पूछा कि आपको गोरों से डर नहीं लगता है? आप कैसे जाएंगे? अगर गोरे अपनी जिद पर टिके रहेंगे तो आपके अहिंसा के सिद्धांत का क्या होगा? उस समय गांधी ने कहा, और ये जो कहा ये जिंदगी भर के लिए गांधी का प्रिय वाक्य बन गया, कि मेरा ईश्वर मुझे वो शक्ति देगा कि मैं बिना कोई हिंसा किए अहिंसा की ताकत से ही इस हिंसा का सामना कर पाऊंगा। कैप्टन बड़े अविश्वास से हंसा, उसको लगा क्या फालतू की बात कर रहा है ये आदमी, और खैर चला गया। क्वारंटीन का टाइम खत्म हुआ। क्वारंटीन का टाइम खत्म हुआ और ये लगा कि यार ये जो गोरे पागल हुए हैं, नस्लभेदी जो गोरे पागल हुए हैं, ये तो मानने वाले हैं नहीं। दरअसल वहाँ जो एस्काम्बे साहब थे, जो उस शहर के प्रमुख थे, वो गांधी को पसंद नहीं करते थे। गांधी एशियाइयों के हक में सवाल उठा रहे थे और उनको लगा कि गांधी के खिलाफ अगर भीड़ को भड़का दिया गया तो भीड़ हमारे साथ आ जाएगी, और हाल ही में जो चुनाव होने वाले थे उस चुनाव में भीड़ हमारे साथ आ जाएगी। तो भाई ये नस्ली धार्मिक नफरत फैलाकर जनता को भीड़ में तब्दील करना और फिर उस भीड़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना कोई नई चीज़ नहीं है। दरअसल ये अंग्रेजी हमें सिखा गए थे। कुछ लोगों ने कम सीखा, कुछ लोगों ने ज़्यादा सीखा। ख़ासतौर पे वो लोग जो अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब रहे उस ज़माने में भी, उन लोगों ने अंग्रेज़ों से सीखा। जिन्हों ने सीखा, सावरकर ने सीखा, उनके शिष्यों ने सीखा कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़का कर एक करना और फिर वोट में तब्दील करना बहुत आसान काम है। तो एस्काम्बे साहब ने इस साजिश के तहत वो तमाशा तो करवा लिया, लेकिन ये हिंसा का जो पूरा खेल होता है ना, ये शेर की सवारी होता है। आप अगर शेर की पीठ से उतरेंगे तो शेर आपको मार के खा जाएगा। यानी लोगों को भड़काना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन शांत करना बहुत मुश्किल है। तो एस्काम्बे के समझ में आ गया कि यार अगर ये लंबा चला मामला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसने कोशिश की समझाने की, किसी तरह से लाठीचार्ज फाइनली कराना पड़ा और जो उन्मादी थे उनको वहां से हटाया गया। गांधी बाहर आए, लेकिन इतने भर से उन्मादी मानने वाले कहाँ होते हैं। गांधी वहां से जाकर एक अपने मित्र के घर में ठहरे और उनके पीछे पीछे ये भीड़ भी वहां पहुंच गई। हालत ये हुई, इतनी ज़्यादा खतरनाक हालत हुई कि जिस घर में गांधी थे उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया
और ऐसा लगा कि किसी भी पल घर में आग लगाई जा सकती है या घर को जलाया जा सकता है। गांधी निश्चिंत बैठे हुए, लोग उनसे कह रहे हैं आप पीछे के रास्ते से निकल जाओ, सुनने को तैयार नहीं, बोले नहीं मैं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, मुझे इनसे बात करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ईमानदारी की बात यह है कि जब पत्थर चलने लगे और बात करने की जगह जब लोग मारने पर उतारू हो गए, तो गांधी भी शायद समझ गए थे कि अब मेरे लिए जिंदा बचना संभव नहीं है। लेकिन आप किस्मत ही कह लीजिए, उस समय डरबन जो जिस इलाके में थे, वो वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे, उनकी पत्नी वहां से निकली और वो परिवार गांधी को जानता था। जब उन्हें पता चला कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उन्होंने तुरंत अपने पति को खबर भेजी, भीड़ में गई वो, और गांधी को समझाया कि आप खुद तो अपनी जान देने को तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो भीड़ है ये सिर्फ आपकी जान नहीं लेगी, जिस दोस्त के आप शरणागत हुए हैं उसको भी मार डालेगी। तो आप इतनी सारी जिंदगियां क्यों खतरे में डालना चाहते हैं। ये सब समझाया। उसके बाद गांधी किसी तरह से वहां से पीछे के रास्ते से निकलने को राजी हुए, इधर भीड़ को भी समझाया गया। तो ये पहला अवसर था गांधी की जिंदगी में जब मौत उनके सामने खड़ी थी, और इस पहले अवसर पर भी गांधी चुपचाप मौत का सामना करने के लिए खड़े थे। किसी हिंसा का सहारा लेने की जगह, कोई और शोर शराबा करने की जगह शांति से गांधी ने भीड़ का सामना किया। होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि इस घटना के बाद गांधी का भरोसा अहिंसा से डिग जाता। गांधी ने अपने सामने देखा था अपने विरोधियों को हाथ में हथियार उठाए हुए, उनको मारने के लिए उद्धत, लेकिन गांधी का अहिंसा में भरोसा और मजबूत हो गया। आप इसके बाद देखते हैं, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि इसके बाद गांधी ने वहां लगातार सत्याग्रह के आंदोलन चलाए, और इन सारे आंदोलनों में वो कभी भी न डरे, न पीछे हटे, न हिंसा का सहारा लिया। इस आंदोलन के बारे में भी एक बहुत मजेदार किस्सा है, जिससे गांधी की एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। एस्कॉम्बे ने इस पूरी घटना के बाद गांधी को बुलाया और गांधी के सामने चीजों को ऐसे पेश किया जैसे लोग बड़े नाराज हो गए थे और इसलिए गांधी के ऊपर हमला करने को तैयार हो गए थे। गांधी ने कहा, मुझे उस भीड़ से कोई शिकायत नहीं है, वो तो आम लोग थे। शिकायत मुझे आपकी सरकार से है, डरबन की सरकार से है और आपसे है, क्योंकि आपकी राजनीति के चलते ये सारा कुछ हुआ है। आप अगर इस बात को देखें तो ये बात है बड़ी छोटी सी, लेकिन गांधी की जिंदगी के अगर बाकी किस्सों से मिला के देखें, और खासतौर पे नोआखली का मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। जब वो नोआखली में थे तो जो आंदोलन तो क्या चल रहा था, जो राहत कार्य चल रहे थे, उसमें कहा गया कि चूंकि मुसलमान अफसरों ने या मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, तो मुसलमान अफसरों की जगह हिंदू अफसरों को रख देना चाहिए। गांधी ने तुरंत कहा कि नहीं, मुसलमान अफसर या हिंदू अफसर से कुछ तय नहीं होता है, तय होता है इस बात से कि सरकार क्या चाहती है, दबाव सरकार के ऊपर बनाओ। ऐसे ही राहत कामों में, ये बात मैं कई बार अपने दोस्तों से कहता हूं जब राहत कामों में हम लगे होते हैं, जब भी राहत कामों का मामला आया, उन्होंने कहा पहली जिम्मेदारी सरकार की बनती है राहत करने की, क्योंकि सरकार को जनता ने चुना है राज करने के लिए, सरकार ने जनता को चुना है अपनी सेवा करने के लिए। तो ये जो जिम्मेदारियां तय करने वाला मामला था, और इसीलिए जब कांग्रेस की सरकार बनी आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले भी, तो उन्होंने हमेशा सरकारों के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाया कि राहत का काम हो, कानून व्यवस्था का काम हो या जनता की सेवा का काम हो, ये किसी समाज सेवी का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। हालांकि हम जिस दौर में हैं उस समय तो ये सारी चीज़ें भुलाई जा चुकी हैं। दूसरी जो घटना उनके साथ हुई, जो दूसरा हमला हुआ उनके ऊपर, वो हमला और मजेदार है, और उसकी कहानी सुनाई है मिली पोलक ने। मिली पोलक के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, वो हेनरी पोलक की वाइफ थी। हेनरी पोलक ब्रिटिश थे जो उस जमाने में अफ्रीका आए हुए थे, और गांधी से उनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। वो भी मजेदार किस्सा है। जो पहला मौका मिला हेनरी पोलक को मिलने का एक कॉफी हाउस में, उसमें
गांधी को देखकर उन्होंने कहा कि यार ये इस आदमी को ये लोग इतना बड़ा मानते हैं, मैं तो इससे बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि गांधी आम आदमी थे, वैसे ही जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे यहां सुनने वाले सारे लोग हैं। तो उस आम आदमी से पहली बार मिलकर हेनरी पोलक को लगा क्या यार ये अजीब सा आदमी, इससे क्या मिल सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हेनरी पोलक और उनकी पत्नी मिली पोलक, शादी भी गांधी ने ही करवाई थी उन दोनों की, ये उनके इतने इतने करीब आ गए कि गांधी की हर लड़ाई में न केवल साथ रहे, बल्कि गांधी के अफ्रीका से लौटने के बाद वो जो लड़ाई थी उसको आगे भी बढ़ाया। तो उन्हीं मिली पोलक के साथ एक बहुत हंगामा खेज मीटिंग के बाद गांधी लौट रहे थे। अचानक मिली पोलक ने देखा कि कोई आदमी दिख रहा है, कोई संदिग्ध सा आदमी उसको दिख रहा है। फिर उन्होंने देखा कि गांधी उससे मिलने गए, थोड़ी देर तक बात किया, उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर वो अपने रास्ते चला गया और गांधी इनके साथ आके घर की ओर लौटने लगे। तो मिली पोलक ने पूछा कि कौन था वो? गांधी ने कहा नहीं कोई नहीं था, एक आदमी था, मुझे मारने आया था। अब मिली पोलक सन्न कि अरे आपको मारने आया था और आप इतनी शांति से बात कर रहे हो। तो उन्होंने बताया नहीं, उसको ये लगा कि इस मीटिंग में जो कुछ मैंने कहा वो हिंदुस्तानियों और एशियाइयों के लिए ठीक नहीं था, मैं उनके मकसद से गद्दारी कर रहा था, तो चाकू लेकर वो मुझे मारने आ गया। तो बोले फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको कहा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो समाज के हित के लिए कर रहा हूँ, वो गद्दारी नहीं है। और थोड़ी देर उसको समझाया और मैंने कहा कि अगर उसे लगता है कि ये गद्दारी है तो वो मेरी हत्या कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो चुपचाप मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के चला गया। अब मिली पोलक सन्न, आप सोच के देखिए कि एक आदमी चल रहा है, अचानक एक दूसरा आदमी आता है उसको मारने के लिए, और वो आदमी उससे आराम से बात करके लौटता है और इतनी शांति से बता रहा है। इसी को मैंने कहा था आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग एज अ कोरोलरी ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग। मरने से डर खत्म हो गया, समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, ये व्यक्ति मुझसे असहमत है, और असहमति को व्यक्त करने का इसके पास एक ही तरीका था, हत्या। इसलिए वो तरीका अपनाने के लिए वो हमारे पास आ गया। उस समय मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उससे बदला नहीं लूं, उससे बात करूं, उसे समझाऊं। ये गांधी ही कर सकते थे, या गांधी ही कर सकते थे। मैंने तो कहा कि वो आम आदमी थे, जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे यहां सुनने वाले तमाम लोग हैं। तो अगर एक आम आदमी कर सकता था तो दूसरे आम आदमी क्यों नहीं कर सकते? सोचिएगा। मिली पोलक ने जो गांधी के ऊपर किताब लिखी है उसमें इस घटना का जिक्र किया है, और इसके बाद जिस आखिरी घटना की मैं बात बता रहा हूं, जो गांधी की तीसरी हत्या की कोशिश हुई, वो जो है बेहद मजेदार बात है। मजेदार भी आप कह सकते हैं, रोमांचक भी कह सकते हैं, और वो बताता है कि गांधी की आत्मिक ताकत कितनी बढ़ चुकी थी। एक कानून आया जिसमें यह कहा गया कि जो हिंदुस्तानी और एशियाई हैं वो जब भी निकलें बाजार में, घर से बाहर जब भी निकलें, उनका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा और वो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके निकले। अगर आप लोगों ने हैदर फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा, उसमें एक कलाकार है जो अपने घर लौटता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है, घर जब खुलता है तो वो आई कार्ड दिखाने लगता है। यानी उसको आई कार्ड दिखाने की, कश्मीर में जो गए हैं उनको पता है कि किसी भी क्षण आपको आई कार्ड दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी तरह का एक कानून वहाँ पे बना जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तानी जो हैं और एशियाई हैं वो हमेशा अपना कार्ड साथ लेकर चलें। अब उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, गांधी भी विरोध में शामिल थे। फिर एस्काम्बे साहब ने बुलाया गांधी को, बात की, और गांधी को यह कहा कि नहीं, सिर्फ कार्ड बनवा लीजिए, एक बार कार्ड आप लोग बनवा लेंगे, सबका आई कार्ड एक बार बन जाए, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसको साथ लेके चलने वाली जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं की जाएगी, आप लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांधी अपने वचन के पक्के थे, सच बोलते थे, इसलिए ये मान के चलते थे कि सामने वाला भी सच बोलेगा। लौट के आए, मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा भरोसा दिलाया गया है, मुझसे कहा गया है कि आई कार्ड अगर हम बनवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हुआ बवाल। पठानों का एक पूरा ग्रुप था जो इस बात से बिल्कुल राजी नहीं था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो बहुत धोखेबाज होते हैं, हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्या किया जाए? गांधी ने कहा ठीक है, आप अपने रास्ते चलिए, मैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊंगा। तो जो पठानों का नेता था
उसने कहा कि अगर आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। गांधी ने कहा ठीक है, जबकि वो गांधी का पुराना मित्र था, गांधी का क्लाइंट भी रह चुका था। गांधी ने कहा ठीक है, आप अपने रास्ते पे चलिए, मैं अपने रास्ते पे चलूं। अगले दिन साहब गांधी बिना डरे निर्भीक अपने 2 साथियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराने निकल पड़े। न ये अपने रास्ते से डिगे, न वो अपने रास्ते से डिगा। वो भी अपने 4 साथियों के साथ लठ लेके निकल चला। और जहां गांधी दिखे, लाठियों से गांधी की और उनके साथियों की जबरदस्त पिटाई हुई। ऐसी पिटाई हुई कि लगा शायद गांधी बचेंगे ही नहीं, शायद गांधी की हत्या हो चुकी है। भीड़ इकट्ठा हुई, आसपास पुलिस थी, दौड़ के आए सारे लोग। तो देखा कि गांधी की सांस चल रही है, उनको हॉस्पिटल ले गए, उनका इलाज हुआ। जब होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा मीर आलम कहां है। ये मीर आलम वही पठान था जिसने गांधी के ऊपर हमला किया था। तो गांधी ने होश आने पे पूछा मीर आलम कहां है। बताया गया मीर आलम और उसके साथी तो गिरफ्तार हो गए। बोले ये बिल्कुल गलत बात है, मुझे तरीका जो आता था विरोध करने का मैंने उससे किया, उसको जिस तरीके पर भरोसा था उसने वो किया। मीर आलम को गिरफ्तार करना गलत है, उसे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। और दूसरी बात उन्होंने अपने साथियों से कही कि इसको हिंदू मुसलमान करके बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों के बीच की असहमति है, इसमें धर्मों का कोई लेना देना नहीं है। इसको हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कोई भेद मत पड़ने देना। तो दोस्तों, अहिंसा के बाद अगर कोई ऐसी टेक है जिस पर गांधी जीवन भर टिके रहे तो नोट कर लीजिए, वो थी हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेद मत करना। जब तक हम मिलकर लड़ेंगे, अंग्रेज़ों से जीतने की उम्मीद है। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पाएंगे, अपने अधिकार नहीं ले पाएंगे। खैर, मीर आलम ने पब्लिक में पिटाई की थी, कोर्ट के अंदर पिटाई की थी, तो बहुत सारे लोगों ने देखा था, गवाही हुई। मीर आलम गिरफ्तार हुआ, शायद 6 महीने की कैद हुई उसको। गांधी ने साइन किया। अंग्रेज कैसे अपनी बात के सच्चे हो जाते हैं। उस साइन करने के बाद जो है वो नहीं माने इस बात को कि बिना आई कार्ड लेके निकल सकते हैं। गांधी भी नहीं माने कि आपकी बात हम मानेंगे, आपने वादा किया था, आपको निभाना चाहिए था, और जब नहीं निभाया आपने, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो अंग्रेजों की बात पे भरोसा करके जो गांधी गए थे साइन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसके बदले में लाठी खाई, ऐसी लाठी खाई कि लगा मर जाएंगे, वही गांधी अंग्रेजों की वादा फरामोशी के बाद पूरी ताकत के साथ उन्हीं हिंदुस्तानियों को लेकर आंदोलन पर उतर आए, जेल गए और सारा कुछ किया। एक छोटी सी कहानी के साथ यह कहानी खत्म होती है। इसके कुछ बरसों बाद की बात है। अंग्रेजों की बदमाशी, जो कथा पहली कथा में भी मैं सुना चुका था, कि वो एक कानून लेके आए कि हिंदुस्तानियों की जो बीबियां आती हैं, पत्नियां आती हैं हिंदुस्तान से, उनको तो साहब हम नागरिकता नहीं देंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि वो वैध हैं। क्योंकि जो काले लोगों को सभ्य बनाने चले थे अंग्रेज, ये गोरे, उसमें क्रिश्चियनिटी का भी तो रोल था। तो उन्होंने कहा ये शादियां तो क्रिश्चियन तरीके से हुई नहीं है, इसलिए ये लीगल शादियां हैं ही नहीं। दुनिया में वही लीगल शादियां हैं जो क्रिश्चियन तरीके से हुई हैं, जो चर्च के अंदर हुई हैं। तो चूंकि ये लीगल शादियां नहीं है, हिंदुओं की, मुसलमानों की शादियां लीगल नहीं है, तो हम इनकी पत्नियों को भी लीगल नहीं मानेंगे। मैंने आपको सुनाया था किस्सा कि गांधी उस दिन लौट के आए और कस्तूरबा किचन में खाना बना रही थी। कस्तूरबा से उन्होंने कहा कि सुनो, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। भड़क गई कस्तूरबा, ऐसा कैसे हो सकता है। गांधी ने पूरा किस्सा सुनाया और उसके बाद कस्तूरबा ने कहा इसका विरोध तो मैं करूंगी। गांधी सफल हो चुके थे महिलाओं को सड़क पर लाने में और इसका विरोध कराने में। खैर साहब, विरोध हुआ तो अंग्रेज बड़ी मुश्किल से माने, और माना यह कि एक पत्नी को हम मान्यता देंगे। आप जानते हैं इस्लाम में 4 पत्नियां अलाउ हैं। यह अलग बात है कि आप जरा अपने अगल बगल, पड़ोस अड़ोस, यार दोस्त में देखिए, शायद ही कोई मुसलमान ऐसा मिले, या उतने ही मुसलमान आपको एक से अधिक शादी किए हुए मिलेंगे जितने हिंदू मिल जाएंगे। लेकिन धर्म तो कोई चीज़ होती है, और जब धार्मिक आधार पर फैसले हो रहे हों और धर्म के आधार पर भेदभाव हो तो विरोध भी होगा। तो जो मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में मुसलमानों ने कहा कि आपने ये शर्त कैसे मान ली।
आपके यहाँ तो एक शादी है, लेकिन हमारे यहाँ एक से अधिक शादी है। अगर कोई एक से अधिक भी शादी करता है तो क्यों नहीं अपनी पत्नी को ला सकता है। गांधी ने समझाने की कोशिश की। जब गांधी समझाने की कोशिश कर रहे थे और उधर लोग गर्म हो रहे थे, तभी एक लंबा चौड़ा पठान हथियार लेकर मंच पर आया और खड़ा हो गया। उसने कहा कि किसी ने गांधी की तरफ हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। गांधी ने उससे कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांति से बैठो। उसने कहा, आप तो संत हैं, आप नहीं जानते, लेकिन आज अगर किसी ने आप पर हमला किया तो मैं उसे काट के रख दूंगा। जानते हैं यह आदमी कौन था? ये वही मीर आलम था जिसने अपनी लाठियों से गांधी का सर फोड़ा था। तो इंसान बदलने की ये कला, इंसान का भरोसा जीतने की ये कला, इंसान को इंसान बनाने की ये कला, इंसान के भीतर से जो इंसान होता है उसको खींच के लाने की ये कला जो थी, गांधी ने अपनी अहिंसा और अपने सत्याग्रह से सीखी थी। उल्टी कल्पना करके देख लीजिए कि मीर आलम के खिलाफ गए होते गांधी गवाही देने, इसको हिंदू मुसलमान मामला बना दिया होता, अंग्रेज हर तरफ से सफल होते, 6 महीने की जगह शायद 2 साल की जेल हो जाती, वो हमेशा के लिए दुश्मन बन जाता, अफ्रीका में रहने वाले एशियाइयों के बीच में फूट पड़ जाती, एक तरफ हिंदू हो जाते, एक तरफ मुसलमान हो जाते, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जगह, अपनी सुविधाओं के लिए लड़ने की जगह ये आपस में ही लड़ रहे होते, जो हमारे समय में हो रहा है। इस चीज को गांधी पहचानते थे और इसीलिए मीर आलम को दुश्मन बनाने की जगह उन्होंने बहुत साफ बात कही कि उसको विरोध करने का जो तरीका आता था उसने वो किया, जो तरीका मुझे विरोध करने का आता है मैं वही करूंगा। वो कथा आप याद कीजिए, पानी में एक बिच्छू बहा जा रहा था, साधु बार बार उसको बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, हर बार वो डंक मारता था, अंततः उसे बचा लिया। जब बिच्छू को किसी ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा कि जब उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। हमारी परंपरा में साधु जो थे वो साधु स्वभाव से हुआ करते थे। यह अलग बात है कि अब जाने कैसे कैसे योगी, कैसे कैसे बाबा हमें देखने पड़ रहे हैं। खैर, तो ये सारी हरकतें करने के बाद जब अंततः फैसला लिया गांधी ने अफ्रीका से लौटने का, तो उस समय जो जनरल स्मट्स थे उन्होंने कहा, संत हमारा देश छोड़ गया, उम्मीद है हमेशा के लिए। अपनी इस अहिंसा से, अपने इस सत्याग्रह से अफ्रीकी सरकार को एक तरफ झुकाया, दूसरी तरफ अपने लिए और अपने लोगों के लिए अदम्य सम्मान हासिल किया। जब विंस्टन चर्चिल लगातार जहर उगल रहे थे, काफ़ी बाद की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की, द्वितीय विश्व के दौरान की बात है, गांधी के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे, नंगा फकीर कह रहे थे और उन्हें नष्ट कर देने की बात कर रहे थे, तो जनरल स्मट्स ने उनसे एक बात कही कि आप गांधी को समझ नहीं पा रहे हैं। गांधी भगवान का आदमी है। हमारे और आपके जो उद्देश्य हैं वो मानवीय हैं, वो पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए हैं। उसके जो उद्देश्य हैं वो मानवता को और बेहतर बनाने के लिए हैं, इसलिए ईश्वरीय हैं। उस समय तो चर्चिल हंस के रह गया, मजाक समझ के रह गया, लेकिन चर्चिल को बहुत जल्द समझ में आ गया कि उसका पाला जिस आदमी से पड़ा हुआ है वो दिखता तो आम आदमी की तरह है, लेकिन अपनी खूबियों से, अपने संघर्ष से और अपने सिद्धांतों से वो आम से इतने ख़ास में बदल चुका है, इतने ख़ास में बदल चुका है जैसा कम से कम उसके जीते जी तो दुनिया में कोई और नहीं था। तो ऐसे ही साधारण असाधारण गांधी की कहानियों के और किस्से लेकर मैं आता रहूँगा। आज की बात इतनी ही। अगली बार हम बात करेंगे कि जब गांधी हिंदुस्तान लौट के आए तो क्या हुआ। उसमें मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊंगा कि गांधी जब बंगाल में क्रांतिकारी लोगों से मिले तो क्या हुआ, और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होना था तो बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े धनिकों के बीच में गांधी ने क्या गजब खेल किया।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली बार बुद्ध से कबीर पेज से मैं लाइव होऊंगा। मैंने इस लाइव में बुद्ध से कबीर पेज को टैग किया हुआ है, आप प्लीज़ उस पेज को लाइक कर लें। अगले रविवार को 5:30 बजे बुद्ध से कबीर पेज से जो भी तकनीकी समस्या होगी उसको सुलझा लिया जाएगा। उस पेज से मैं फिर लाइव होऊंगा गांधी कथा का तीसरा हिस्सा लेके, जिसमें कहानी होगी अफ्रीका से लौट के हिंदुस्तान आए और फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष और कांग्रेस का प्रतीक बनकर उभरे गांधी के बारे में। शुक्रिया।